हेलो मेरे प्यारे प्यारे चिरागों। कैसे हो सभी? मस्त हो? बिंदास हो? बढ़िया हो? तो चलिए बात कर लेते हैं आज के क्लास। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो सब्जेक्ट हमारा साइंस है, और साइंस का सबसे पहला चैप्टर जो दिया गया है, जैसे साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले हमने केमिस्ट्री को लिया है, और केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जो है वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम इसमें जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। सर, रासायनिक अभिक्रिया से मुझे डर बहुत लगता है सर। हम पता नहीं क्यों डरते हैं, इससे बहुत ज्यादा डरते हैं। हम सर कर ही नहीं पाते, हमसे गलत हो जाती है। ये समझे में नहीं आता है सर। ये क्या H2SO4, ये क्या NaH4Cl, ये है क्या सर? कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, सब कुछ समझ में आएगा। हम बिल्कुल जीरो से, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको बिल्कुल नहीं आती है रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है? हम बिल्कुल जीरो से इसको समझाएंगे, इसको बनाना बताएंगे कि रासायनिक प्रक्रियाएं कैसे बनती हैं, इनको संतुलित करना बताएंगे। सब कुछ हम बताने वाले हैं आपको बिल्कुल ही जीरो लेवल से। जीरो है ना? बिल्कुल जीरो लेवल से बताने। ठीक है? तो केमिस्ट्री से डरना नहीं है। केमिस्ट्री बहुत आसान है, जब हम पढ़ाएंगे तब आपको आसान लगे, तो डरने का नहीं, है ना? तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बीच में अंतर क्या है ये पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं होती कैसे हैं, ठीक है, अगर होती भी है तो उनसे बनता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, हम जब पढ़ेंगे ना तो कैसे पढ़ेंगे? एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे। ठीक है? बहुत मजा आएगा, कितना? बहुत। बात कर लेते हैं क्लास की, शुरू करते हैं। तो बात करते हैं किसकी? रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानने की बात करते हैं। तो एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात सुनिए कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक समीकरण होते हैं, सभी रासायनिक अभिक्रियाएं या सभी रासायनिक समीकरण किससे बनते हैं? किससे किससे होते हैं? किससे बनते हैं? किससे बनते हैं? पदार्थ। ठीक, सभी रासायनिक अभिक्रियाएं पदार्थों से होती हैं। जितनी भी चीजें ली जाती हैं या जो कुछ भी बनता है वो भी एक पदार्थ है। तो जितनी भी चीजें ली जा रही हैं, ठीक, वो पदार्थ है। तो सभी में जब पदार्थ है तो हमें पदार्थ को जानना चाहिए। सही है ना? हाँ, तो हमें पदार्थ के बारे में जानना चाहिए। तो पदार्थ के बारे में हमें लगता है आप तो 9th में पढ़ चुके हो ना? हाँ, 9th में पदार्थ से ही चैप्टर की स्टार्टिंग, पदार्थ से ही साइंस की स्टार्टिंग। तो सबसे पहले पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा, हमारे आसपास के पदार्थ, पहला चैप्टर था, याद है? तो पदार्थ के बारे में जब जान चुके हो तो पदार्थ के बारे में हम तो कुछ बताएंगे, ठीक, लेकिन थोड़ा सुनिए कि पदार्थ किसे कहते हैं? जिनमें भार होता है, जिनका द्रव्यमान होता है, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा लेवल बढ़ जाता है हाई स्कूल में, यहाँ से थोड़ा लेवल अप हो गया। कैसे? वहाँ पर पदार्थ पढ़ा, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी, ठोस द्रव गैस के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। यहाँ पर पदार्थों में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थों में जो परिवर्तन होता है वो कितने प्रकार से होता है, ठीक, पदार्थों के परिवर्तन के बारे में जानेंगे। फिर इसके तुरंत बाद जो टॉपिक चालू होगा वो आपका क्या है? क्या है वो? वही आपका सब कुछ है। क्या सीखने के लिए? रासायनिक अभिक्रियाएं सीखने। बिल्कुल बेसिक कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से, कि अगर पदार्थ के बारे में भी अगर नहीं मालूम है तो नहीं कर पाओगे। ठीक, और अगर डरिए नहीं, पदार्थ के बारे में अगर नहीं मालूम है तो हमारी क्लास पहले आ चुकी है, आपकी 9th की क्लास पड़ी हुई है। पदार्थ क्या है उसको देख लीजिए, फिर ये क्लास समझ में। ठीक, क्योंकि वहां से यहाँ तक आने में आपको पदार्थ अब मालूम होना चाहिए कुल मिला के। ठीक है? तो अब बात करते हैं कि पदार्थों में जो परिवर्तन होता है वो कितने प्रकार से होता है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, पदार्थों में जो परिवर्तन होता है वो 2 तरीके से। कितने तरीके से? 2। नंबर एक की बात करते हैं, भौतिक परिवर्तन। कितने परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। नंबर 1, भौतिक परिवर्तन। ठीक है? भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजमेंट, भौतिक परिवर्तन नंबर 1।
दूसरा दूसरा जो परिवर्तन होता है पदार्थों में वो होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजमेंट। ठीक है, ठीक सर, मुझे आ गया सब कि पदार्थों में जो परिवर्तन होता है, जो हमने पदार्थ पढ़े थे उनमें परिवर्तन भी होता है सर, हमें अभी मालूम है। कितने तरीके से होता है? दो। कौन कौन से? भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। ठीक सर, अब आगे आगे बताओ सर, आगे बात करते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, सुनना ध्यान से, आप ही से पूछ लेते हैं सर, हम ही से पूछते हो बार बार, सीख कौन रहा है आप, पता तो करने सीख रहे या नहीं। नंबर एक, पहली बात ये बताइए कि बर्फ तो देखिए, बर्फ, ठीक, बर्फ, जो बर्फ होती है उसका शेप कैसा होता है? तो सर कहोगे बर्फ का टुकड़ा जैसा होगा, वो उसका शेप है। हमने मान लिया ये आपकी क्या है, बर्फ। ये क्या है? ये है बर्फ। बर्फ में, बर्फ ठोस है या द्रव? बर्फ ठोस है। कैसे? उसके जो कण हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के निकट है, एक दूसरे के पास पास। तीन तरीके से कहोगे, कुल मिला के जो ठोस है, ठोस के कण पास पास होते हैं, एक दूसरे में जुड़े हुए, ठीक। तो बर्फ के जो कण हैं वो भी जुड़े होंगे, ठीक है। किस कारण जुड़े होते हैं? ठोस में जो कण पास पास होते हैं वो किस कारण होते हैं? किस कारण? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनके बीच में आकर्षण बल होता है। कौन सा आकर्षण बल? अंतरा अणुक आकर्षण बल। कौन सा? अंतरा अणुक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, इतना मालूम हो गया। दूसरा क्या था? दूसरा बताओ। दूसरा घनत्व। क्या? घनत्व। इनके बीच में घनत्व, डेंसिटी, ये क्या होती है? ये ज्यादा होता है, घनत्व ज्यादा होता है। घनत्व का मतलब क्या होता है? सुनिए ध्यान से, घनत्व का मतलब जिस किसी पदार्थ कण पास पास है उसका घनत्व उतना ही ज्यादा, ठीक। जिस किसी पदार्थ में कण पास पास है उसका घनत्व ज्यादा, कण दूर दूर है उसका घनत्व सबसे कम, कण बहुत दूर दूर है उसका घनत्व सबसे कम। अब आप बताइए ठोस का घनत्व ज्यादा या गैस का? सर ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा, गैस का घनत्व सबसे कम। ठोस में अंतरा अणु आकर्षण बल सबसे ज्यादा, गैस में अंतर अणु आकर्षण बल सबसे कम। वेरी गुड, ये हमारे चिरागों की पहचान है। चलो बात, ठीक, इतना है। हम पूछ क्या रहे थे, पूरी बात सुनिए, पूरी तो हुई लॉजिक तो है। ये जो बर्फ, बर्फ जब गलेगी तो किसी न किसी शेप में तो आएगी, आकार बदलेगी, तो ये द्रव बनेगी। क्या बनेगी? जल। जब गलेगी तो जल बनेगी, तो जल में जो कण होंगे वो बहुत दूर होंगे, इस तरीके से जल के जो कण होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे। ठीक से, आखिर कहना क्या चाहते हैं? सुनो, मेरा कहने का मतलब है कि जब बर्फ थी, बर्फ का घनत्व ऐसा था अधिक, तो जब बर्फ गली तो जब वो द्रव में बदलेगी तो द्रव का घनत्व क्या है? द्रव का घनत्व तो सर बर्फ के घनत्व से कम हो गया। बिल्कुल सही, बर्फ का घनत्व, द्रव का घनत्व बर्फ के घनत्व से कम हो गया, ठीक। अच्छा, अब बात हमने कर ली, ये जो परिवर्तन हुआ है ना, बर्फ का जल में परिवर्तन, ये स्थायी परिवर्तन है या अस्थायी परिवर्तन, ये पूछना चाह रहा था। बर्फ का गलना या बर्फ का जमना, सुन रहे हो, बर्फ का गलना या जल का बर्फ बन जाना, ये स्थायी क्रिया होती है अस्थायी? बताओ बताओ सर, ये क्रिया जो है ना, ये अस्थायी क्रिया है। वेरी गुड, क्रिया कैसी है? अस्थायी। बर्फ का जमना, बर्फ का गल जाना, जल का जम जाना, ये सब क्या है?
ये अस्थायी क्रिया। ठीक, तो अब सुनो हमारी बात। जितनी भी अस्थायी क्रियाएं होती हैं वो सब कैसी क्रियाएं हैं, वो सब कैसी, पहले अस्थायी तो अस्थायी है सर। जो अस्थायी क्रियाएं होती हैं उनमें परिवर्तन भौतिक होता है। वेरी गुड सर, समझ में आ गया सर। मतलब भौतिक परिवर्तन अस्थायी क्रियाओं में, मतलब जिन पदार्थों में अस्थायी क्रिया हो रही होती है उन उन पदार्थों में जो परिवर्तन हो रहा है वो भौतिक परिवर्तन हो रहा है। मतलब भौतिक परिवर्तन की वजह से ही अस्थायी क्रिया हो रही है। भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया। भौतिक परिवर्तन का मतलब जिस पदार्थ में अस्थायी क्रिया हो रही है तो उस पदार्थ में भौतिक परिवर्तन है। बात करता हूँ, ठीक। नंबर 2, अब ऐसे सर एक ही बताया आपने, तो सुन लो। बर्फ का जमना, बर्फ का जमना, हाँ सही है। जल का जम जाना बर्फ बन जाती है। तो बर्फ जमना और बर्फ का गलना, ये दोनों अस्थायी क्रिया है। और लोहे का गर्म, लोहे की कोई छड़ हो उसका गर्म होना, अस्थायी क्रिया। ठीक, बहुत सी ऐसी अस्थायी क्रिया है। ठीक है, तो वो उनमें परिवर्तन कैसा है, भौतिक। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन हमें मालूम नहीं सब। वेरी गुड, हम बताएंगे ना। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, चलिए ये बताइए सर। भौतिक परिवर्तन से एक बात समझ में आ गई कि जो चीजें थी, जो बर्फ थी, बर्फ से जल बन रहा था, जल से बर्फ बन रही थी, बर्फ से जल, जल से बर्फ, बर्फ से जल, जल से बर्फ, अस्थायी क्रिया यही है। आप समझना, हाँ यही है। लेकिन बिल्कुल अपोजिट कर दो यहाँ, रासायनिक। जल की बात कर रहे थे ना, चलो जल की बात कर लेते हैं। जल में दो गैसें, ठीक, दो तत्व होते हैं ऐसा बता। कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो गैसें होती हैं। ये दो गैसें हैं ना, H2O2, ये तो गैसें हैं, टू नहीं लगा दो। हाइड्रोजन के दो अणु यहाँ है, दो अणु यहाँ, ठीक। अच्छा, तो जल में दो गैसें, अगर ये हमें मालूम कब हुआ कि जल में दो गैसें, कब मालूम हुआ? अभी तो नहीं मालूम था। जल में जब हमने विद्युत का प्रवाह किया, विद्युत का प्रवाह मतलब करंट का प्रवाह किया। कैसे? जल या बर्फ का फार्मूला एक ही होता है। जल या बर्फ का रासायनिक सूत्र H2O होता है, ठीक। जब हमने इसमें क्या प्रवाहित किया, करंट, इसमें हमने धारा को प्रवाह किया, धारा प्रवाहित की, ठीक। तो ये दो अणुओं में टूटा। कितने अणुओं में? दो अणुओं में। ये अभी बैलेंस नहीं, संतुलित नहीं, हमने खुद से नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हम अब कर देंगे ना तो समझ में नहीं। तो जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताएंगे तो वहां इस चीज को बताएंगे कि इसका संतुलन कैसे किया जाएगा। ठीक, अभी हम संतुलित करेंगे, ठीक है, वहां आपको बताएंगे कि इसका संतुलित कैसे किया जाएगा, रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किया जाएगा, ठीक। अच्छा, तो जब जल को गर्म किया जाता है, जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, गर्म नहीं करना, जल को विद्युत धारा दे रहे, जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो परमाणु प्राप्त होते हैं, ठीक, दो परमाणु प्राप्त होते हैं। परमाणु, तत्व, गैसें, ये हम बाद में बात करेंगे। दो परमाणु प्राप्त होते हैं, सिर्फ इतना समझने की बात है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा, रासायनिक जल में जब विद्युत प्रवाहित तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो परमाणु प्राप्त हुए, ठीक। अच्छा, ठीक है। क्या हाइड्रोजन और परमाणु को फिर से गर्म या ठंडा करके जल प्राप्त किया जा सकता है? हाइड्रोजन और परमाणुओं को मिला करके दोनों को क्या जल प्राप्त किया जा सकता है? आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जल दो भागों में टूट चुका है, अब दो भागों को मिलाकर के जल नहीं बना सकते। ये तो वही बात हो गई ना सर, एक हमें
और याद आ रहा कि जैसे भोजन जब हमने किया, भोजन किया, भोजन करने के बाद में भोजन पच जाता है, पेट में जाके भोजन पच जाता है, पच गया, तो जो पचा हुआ भोजन है वो फिर से वही भोजन नहीं बन सकता जो हमने भोजन किया था। ठीक, तो भोजन का पचना भी और जल का दो परमाणुओं में टूटना भी, दोनों कैसी हैं? स्थायी या अस्थायी? दोनों स्थायी क्रिया, ये एक जगह स्थायी हो गए, अब इनको चेंज नहीं किया जा सकता है, और जिनको चेंज किया जा सकता है एक दूसरे में वो अस्थायी होते हैं। तो ये कैसी क्रिया है? ये स्थायी क्रिया है, जल के दो परमाणुओं में बढ़ जाना अस्थायी क्रिया, भोजन का पचना अस्थायी क्रिया, पेड़ पौधों का उगना, बीज का अंकुरित होना अस्थायी क्रिया। ठीक, ये सब कैसी क्रिया है? अस्थायी क्रिया। तो अस्थायी क्रियाएं, सॉरी स्थायी क्रियाएं, ये सब कैसी हैं? स्थायी क्रिया। तो स्थायी क्रियाएं किस वजह से होती हैं? किस परिवर्तन की वजह से? तो आंसर क्या आएगा? रासायनिक। आपको आंसर मिल गया होगा, आंसर मिला। स्थायी स्थायी समझ में आया? भौतिक परिवर्तन में अस्थायी क्रियाएं होती हैं। अस्थायी क्रियाएं वे होती हैं जिनको चेंज किया जा सकता है एक दूसरे में, गर्म या ठंडा करके। यहाँ हमने क्या किया? बर्फ गल रही है, बर्फ गल रही तो द्रव बन रहा, द्रव को ठंडा कर दिया तो बर्फ बन गई। क्या बात है? तो भौतिक परिवर्तन में अस्थायी क्रियाएं, रासायनिक परिवर्तन में स्थायी क्रियाएं। ये आपको समझ में आया? और दोनों परिवर्तन पदार्थों में होते हैं। पदार्थों में दो तरीके के परिवर्तन होते हैं, समझ में आया? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब बढ़ जाते हैं नंबर 2 पे। तो आ जा रही नंबर 2। नंबर 2 क्या है? अब आगे पॉइंट पे क्या है? नंबर 2 क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। जो हमारा चैप्टर था ना, अब वहां पर पहुंच गए कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। अब समझेंगे हम एक्सपेरिमेंट के साथ। कैसे? एक्सपेरिमेंट के साथ। एक्सपेरिमेंट चालू करें फिर? चलिए, मान लीजिए हमने ये एक गिलास ली हुई है। क्या ली? गिलास। तो गिलास में क्या है? पानी। पहले एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखना है, ठीक? फिर हम जो बताएंगे फिर आपको समझ में आएगा कि हमारा एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या था। पहले एक्सपेरिमेंट देखना ध्यान से, हो क्या रहा है। ठीक, थोड़ा सा खेल। हमने क्या लिया? गिलास, और गिलास में पानी लिया थोड़ा सा। ठीक, अब हमने इसमें कोई चीज मिलाई है। हमने इसमें क्या मिलाया? हमने इसमें थोड़ा सा कलर मिला दिया। क्या मिलाना है? थोड़ा सा कलर मिला दिया। अच्छा, हमने इसमें जब कलर मिलाया है, और अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको घोलेंगे, कलर को घोलना चालू करेंगे। हम क्या करेंगे? इसको घोलना चालू कर। याद रखना, हमने कलर थोड़ा लिया है और पानी ज़्यादा लिया है। ठीक, कलर थोड़ा ही ज़्यादा। अच्छा, हमने इसको मिलाना चालू किया, घोल रहे हैं, घोल रहे हैं, घोल रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं। ये देखो कलर बदल गया। पानी, पहले कोई कलर था नहीं था, अब क्या है? अब कलर चेंज हो गया, जो रंग था हमारा वो घुल गया, उसी का कलर आ गया। अब इसको रेड बोल लो या डार्क येलो, इसमें येलो बोल सकते हो, डार्क येलो। ठीक, अच्छा, हल्का सा पिंक भी दिख रहा है, तो अलग अलग कलर के नाम से बोल सकते, मतलब कलर्ड हो गया ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये हमारा करने का मकसद क्या था? अब आपको हम बताने जा रहे हैं ये हमारा करने का मकसद क्या था, ये आपको बताएं। तो चलो अब रिजल्ट निकालते हैं कि हमने जो अभी एक्सपेरिमेंट किया उसका रिजल्ट क्या है। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसका रिजल्ट अब आपको समझ में आने वाली है। ये चीज रासायनिक अभिक्रियाएं, ये आपको समझ में आएगा। ठीक, तो रिजल्ट की बात करें, हम रिजल्ट क्या निकाला। हमने एक क्या किया था? हमने एक गिलास लिया, गिलास में क्या हमने थोड़ा क्या भरा था? पानी दिया था। गिलास में पानी दिया था। अच्छा, फिर हमने क्या किया? हमने कलर लिया, कलर लिया, हमने मान लिया इतनी मात्रा में हमारा, ये हमारा क्या है? ये हमारा कलर। हमने पानी को क्या किया था? पानी हमने ज्यादा लिया था, पानी हमने ज्यादा लिया था, पानी ज्यादा था, कलर की मात्रा कम थी। ठीक, लेकिन ली कितनी चीजें? हमने दो चीजें। क्या क्या लिया? कलर और पानी। हमने लिया कलर और पानी। ठीक, अलग अलग। क्या बना?
क्या बना, बना क्या था, रंगीन पदार्थ बना, रंगीन पदार्थ। पानी रंगीन हो गया मतलब पानी भी तो पदार्थ था, मतलब रंगीन पानी, रंगीन पानी ना बोलकर रंगीन पदार्थ, इसको रंगीन पदार्थ सही है, रंगीन पदार्थ बना। ठीक, रंगीन, रंगीन पदार्थ बना। एक चीज बनी, दो चीजें नहीं, एक चीज बनी। तो जो चीजें हमने ली थी, ठीक, ये दो चीजें जो हमने ली थी, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। इनको हम बोलते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट। ठीक, इनको बोलते हैं अभिकारक। किनको, जिन 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 चीजों ने इस अभिक्रिया में भाग लिया, ये जो पूरी चीज हुई है, ये जो पूरा काम हुआ है ना, ये जितना वर्क हुआ है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ, चेंजमेंट हुआ, केमिकल चेंजमेंट हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। हमने कलर लिया था, फिर हमने पानी लिया, और फिर दोनों को मिला करके एक चीज बनाई, क्या, रंगीन पदार्थ बना। एग्जाम्पल के तौर पे समझना सब, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जब दो चीजें ली जाती हैं तब एक चीज बनती है, हो सकता है एक से ज्यादा चीज बनती है। तो दो जो चीजें ली हैं, जिनमें परिवर्तन हुआ, परिवर्तन किसमें हुआ, पानी में, पानी में हमने कोई भी चीज मिलाई तो उसमें परिवर्तन हुआ, पानी में उसका कलर चेंज हुआ। तो दो ऐसी चीजें जिनको लेकर के कोई तीसरी या चौथी चीज बनाई जाती है, ध्यान सुनना, दो ऐसी चीजें जिनको लेकर के कोई तीसरी चीज बनाई जाती है, उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, अब आ जाते हैं साइंस की भाषा में। रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, अभी हम बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया इसको क्यों कह रहे हैं, इसको कुछ और क्यों नहीं कहा, ये भी बताएंगे। पहले हम बताना चाहते हैं ये क्या चीज। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, मतलब जो चीज हमने ली स्टार्टिंग, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। परिभाषा आ जाएगी, लिख दोगे, अभिकारक की परिभाषा क्या आ जाएगी। एग्जाम्पल तुरंत याद रखना, जैसे शरबत याद रखो, शरबत बनाने के लिए हम क्या क्या लेते हैं, चीनी लेते हैं, फिर पानी लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं। तो चीनी और पानी हमने लिया परिवर्तन करने के लिए, किसमें, पानी में परिवर्तन हो जाए, थोड़ा गाढ़ा हो जाए, मीठा हो जाए। तो दो ऐसी चीजें, तीन ऐसी चीजें, ये हमने बता चुके पहले। ठीक, तो जो जो चीजें हम लेते हैं वही अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, जो जो पदार्थ हम लेते हैं वो अभिकारक होता है। समझ में आया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, अभिकारक की परिभाषा लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बना है, जो बना, क्या बना, रंगीन पदार्थ कुछ बना, रंगीन पदार्थ बना, ये हो गया उत्पाद। इसका नाम क्या है, उत्पाद, प्रोडक्ट। क्या नाम है, प्रोडक्ट। ये उत्पाद बना, समझ, अभिकारक उत्पाद। इसको आप बता सकते हो, उत्पाद की परिभाषा आप खुद लिख सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों से बना पदार्थ क्या होता है, उत्पाद कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों से मिलकर के बना पदार्थ उत्पाद कहलाता है। समझ में आया, उत्पाद, प्रोडक्ट समझ में आया, अभिकारक और उत्पाद समझ में आया, अच्छे से लिख सकते हो, लिख सकते हो। बोरिंग तो नहीं लग रही, बोर तो महसूस नहीं कर रहे हो, चलो ठीक, आगे बढ़ जाओ। अब हम बात करते हैं किस चीज की, बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया हम इसको कह क्यों रहे थे, सस्पेंस है, अब बात कर लेते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, हम इसको हटाते हैं। आपके माइंड में अभिकारक उत्पाद रहना चाहिए। केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हो चुकी है, समझ लो। केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कैसी हुई है ये आप ही बताओ।
ठीक, बताना जरूर। जब आप बताते हो तो हमें जो बताओगे वो सही होगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, पढ़ना आपको है। समझ में आ रहा है या ये कहाँ नहीं आ रहा है, ये सब हमें बताया करो। ठीक। हाँ, बताना जरूर, बताया। भले ही नहीं समझ में आ रहा, सीधा लिख दो नहीं आ रहा सर, हम और कोशिश करेंगे। ठीक। अच्छा, ठीक, आगे बढ़ाते हैं। आते हैं कि हमने इसको रासायनिक अभिक्रियाएं कहा। इस समय तो हमारी बात सुनो ध्यान से। रासायनिक अभिक्रिया कोई है या नहीं, इसे प्रूफ करने के लिए आपको 4 पॉइंट मालूम होना चाहिए। ठीक है, चारों पॉइंट क्या है हम लिख देते हैं पहले। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए शर्तें, होने के लिए शर्तें कौन कौन सी शर्तें हैं कि ये रासायनिक क्रिया होगी या ये रासायनिक क्रिया नहीं। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन। नंबर 1, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था परिवर्तित हो रही, अवस्था में परिवर्तन। अभी हम चारों पॉइंट समझाएंगे। नंबर 2, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, रंग में अगर बदलाव आ रहा है, आप सोच के तब तक सोचते रहा करो, हम जो लिख रहे हैं उसके बारे में सोच रहा करो थोड़ा बहुत, अपने तरफ से माइंड लगाया करो। नंबर 3, नंबर एक हो गया अवस्था में परिवर्तन। नंबर 2 हो गया रंग में परिवर्तन। नंबर 3, गैस का निकलना। गैस का निकलना। ठीक। और चौथा चौथा पॉइंट हमारा आ जाता है चेंजमेंट इन टेम्परेचर। नंबर 4 ये तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन। चेंजमेंट इन स्टेट, चेंजमेंट इन कलर, फ्री ऑफ गैसेस एंड चेंजमेंट इन टेम्परेचर। 4 चीजें होना चाहिए तब प्रूफ। 4 में से कोई एक चीज हो, सुनो ध्यान सुनो, 4 में से कोई एक चीज भी हो रही है तो वो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। बात खत्म हो गई। 4 में से कोई एक चीज हो रही है। आप कोई पदार्थ लो और उसको मिक्स करो, प्रयोग करना चालू करो, तोड़ फोड़ ना करना चाहिए। ठीक, सिर्फ समझने के हिसाब से ना। अगर किसी, जो हमने पदार्थ लिए हैं दो पदार्थ लेकर के जो हमने बनाया है, क्या अवस्था बदल गई। अवस्था बदल जाए, बर्फ गल गई थी, ध्यान सुनना सिर्फ समझने के लिए, बर्फ गल गई थी, द्रव बन गई थी, बर्फ की अवस्था बदली, ठोस से द्रव आ गया, द्रव से ठोस, रासायनिक अभिक्रिया। अब आप समझ जाओगे H2O का मतलब, तो गैसें थी, गैस से जल बना। अवस्था 3 है, ठोस द्रव और गैस, इन्हीं में से बदला होगा कुछ ना कुछ। गैस ठोस में जाएगी, ठोस द्रव में आएगा, द्रव गैस में जाएगी, ऐसे ही होगा। इनमें से अगर कोई एक चीज हो रही है, जैसे अगर अवस्था बदल रही है, ठोस द्रव गैस ये सब हो रहा है, रंग बदल रहा है, कोई दो चीजें नहीं कर रंग बदल गया, जैसे अभी हमने बताया, अभी बताया क्या बताया, एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट किया, गिलास में पानी, रंग मिलाया, कलर चेंज, रंग में परिवर्तन, चेंजमेंट इन कलर प्रूफ हो गया था। बर्फ से क्या, जल प्रूफ हो गया था। गैस कहाँ निकलेगी, गैस कैसे, अभी मैं रिएक्शन करेंगे आगे तो इसको बताएंगे, ये वाला पॉइंट गैस का निकलना ये बताएंगे आपको। ठीक, गैस कैसे निकलती है। भोजन जब पच जाता है आप समझ जाओगे, भोजन पचने के बाद गैस निकलती है, समझे। वो भी क्या, केमिकल रिएक्शन। साइंस है, हर चीज के पीछे साइंस है। हंसी की बात हंसी की जगह हो जाती है, लेकिन साइंस को समझना कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों और कैसे का मतलब, ये साइंस में
ये जानना कि क्यों हो रहा और कैसे हो रहा, इसका मतलब साइंस। चलिए, गैस का निकलना, केमिकल चेंज, ये तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर बदल जाना, टेम्परेचर बदल जाना, ठंडे से गर्म करना, पानी रखा पानी गर्म हो जाता, तापमान दिया हमने पानी गर्म, टेम्परेचर चेंजमेंट हुआ, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। गैस का निकलना समझ में आ रहा होगा, पानी गर्म करते हैं तो ऊपर गैस, वाष्प गैस, समझे, गैस का निकलना। हाँ ठीक है। अगर इन चारों में से कोई एक भी शर्त लागू हो रही, कोई एक भी क्रिया हो रही, तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। चारों पॉइंट नोट करते रहे हर एक चीज, क्योंकि केमिस्ट्री के नोट्स बनाना, मतलब हर एक चीज का जो भी पढ़ाया जाए उसका नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक, ताकि जब भी तुम्हें डाउट लगे कि हम ये भूल रहे हैं, तुरंत पेज खोलो वही याद करो, ये लगना नहीं चाहिए कि हम भूल रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये होगी रासायनिक अभिक्रिया की बात। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात क्या होगी, वो बात होगी कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, इन दोनों में कुछ फर्क नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब सुनो, रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, सुनना, इसको लिखते रहना। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो अभिक्रिया जरूर है, मतलब कहीं ना कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा, रासायनिक परिवर्तन में कोई ना कोई पदार्थ भाग ले रहा होगा, बस उसी की बात हो रही है। अभी हमने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था इसका कलर वाला, तो वो भी एक अभिक्रिया थी। अब उसी को माइंड में रखना और हमारी परिभाषा को अभी याद कराते हैं। अभी उसको दिमाग में याद रखो क्या क्या हुआ, जल्दी से। अभी तक हमने जो पढ़ा है, अब उसकी परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने सिर्फ समझा है, अब उनकी परिभाषाओं की बात कर लेते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं। ठीक है, इसको आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कैसे भी लिखो लेकिन लिख लेना, नोट्स बनाते रहिए याद करने के लिए। ठीक, तो पहली बात, अभी हमने अभिकारक को जाना था। अभिकारक के बाद इसकी परिभाषा है क्या, अभी हमने जो बताया था, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ठीक, वो परिभाषा है। उसी आधार पर दूसरी परिभाषा किताब में क्या है उसकी परिभाषा कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। है दोनों चीजें वही है, दोनों चीजें सिर्फ वही है, आप अंतर देखना। रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ में परिवर्तन होता है, परिभाषा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ में परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन होगा किसमें, जो पदार्थ हम लेंगे, हमने कोई वस्तु ली है तो उसमें परिवर्तन करने के लिए ली है ना, तो जो वस्तु हम ले रहे हैं, जिस अभिक्रिया कराने के लिए जो वस्तु हम ले रहे हैं, वही वस्तु क्या है, अभिकारक। हमने क्या बताई थी, अभिक्रिया कराने में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। उन्हीं में तो परिवर्तन होगा, वही तो लिख दिया थोड़ा बढ़ा के, क्या लिख दिया कि रासायनिक अभिक्रिया में, वही मेरी बात थी, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ में परिवर्तन होता है, पदार्थ कौन सा, अभिकारक, अभिकारक में तो परिवर्तन होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ में परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं। ये समझ में, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ में परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं। नंबर 2, उत्पाद की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, उत्पाद, कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई, उसी की बात करें, उत्पाद क्या, अभिकारक जो हमने लिए हैं, जो हमने अभिकारक लिए थे जिनमें परिवर्तन हुआ, तो अभिकारक की क्रिया के फलस्वरूप, जो हमने अभिकारक लिए थे उनकी क्रिया के फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ, मतलब जो पदार्थ में चेंजमेंट होकर के आया है, जो अभिकारक लिया था उसमें जो चेंजमेंट हुआ है उसे पदार्थ कहते हैं। कोई किसी भी क्रिया को कराने के लिए जो पदार्थ दिए जाते हैं उनमें परिवर्तन होता है, परिवर्तन होकर के जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, दोनों परिभाषा समझ में आ गई। रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ में परिवर्तन होता है, जो पदार्थ हमने लिया उसमें परिवर्तन होगा, वही अभिकारक। ठीक, दूसरी चीज, अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप,
जो अभिकारक हैं, अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ, जो हमने अभिकारक लिए उनसे जो नया पदार्थ बना है, क्या बना था? दो चीजें हमने ली थी, रंग और जल लिया था उनसे, क्या बना था? रंगीन पदार्थ। तो जो नया पदार्थ बना है वही क्या है? उत्पाद है। क्या समझ में याद हो जाएंगे? ठीक। तीसरी बात करते हैं, अभिक्रियाएं क्या है। सबसे पहले अभिक्रियाएं जानेंगे, फिर रासायनिक अभिक्रियाएं जानेंगे। तो सबसे पहले अभिक्रियाएं जान लेते हैं। ठीक। वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के गुणों, संगठन एवं संरचना में परिवर्तन होता है। हमने अभी 4 पॉइंट बताए थे आपको, 4 पॉइंट दिए थे, 4 पॉइंट बताए थे। रंग में परिवर्तन हो, और क्या? अवस्था में परिवर्तन हो, गैस का निकलना हो, चौथा क्या था? जल्दी से बताओ। उन्हीं लिखा है, वही सब तो लिखा है कि वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के, जो हम पदार्थ ले रहे हैं, दो चीजें, पदार्थों के गुणों में परिवर्तन अगर हो, संगठन में परिवर्तन हो, और संरचना में परिवर्तन हो। संगठन मतलब, संगठन का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज का आकार बदल जाना। ठीक। संरचना बदल जाना, संरचना आया हुआ, संरचना बदल जाना, वॉल्यूम चेंज हो जाना, ये सब चीजें। ठीक। ये सब चीजें तो वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के गुणों में परिवर्तन हो, या संगठन में परिवर्तन हो, या संरचना में परिवर्तन हो, उन्हें ही हम अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या हो गया? अभिक्रियाओं की परिभाषा। तीनों परिभाषाएं आपको यही याद हो गई होंगी। तुमसे कहा जाए अभिकारक की परिभाषा बताओ। अभिकारक की परिभाषा क्या है? कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। या रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ में परिवर्तन होता है, जिस भाग लेने वाले पदार्थ में परिवर्तन होता है, उसे हम अभिकारक कहते हैं। उत्पाद, अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप जो हमने पदार्थ लिए हैं, उनमें जो क्रिया है उसके फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है। अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे क्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के, कोई भी पदार्थ हो जो हमने लिया है, उसके अगर गुण में परिवर्तन हो रहा है, संरचना में परिवर्तन हो रहा है, या फिर संगठन में परिवर्तन हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। जो परिवर्तन हो रहा है उसे अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया हो रही है। तीनों बात समझ में। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं किसकी? अभिक्रिया के प्रकार की। अभी हमने परिभाषाओं में अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ी, अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक। तो अभिक्रिया के बाद आ जाते हैं कि अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। तो अभिक्रिया के 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2 प्रकार। पहला होता है नाभिकीय अभिक्रिया, पहला नाभिकीय अभिक्रिया, दूसरा होता है रासायनिक अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। चलो नंबर 1 की बात करते हैं। नाभिकीय क्रिया क्या है? नाभिकीय अभिक्रिया, अच्छा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु से परमाणु में परिवर्तन होता है। समझ में नहीं आया? अभिक्रिया तो होती है सर, परमाणु से परमाणु बनता है, एक परमाणु से कोई नया परमाणु बनता है, उसे नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। परमाणु से परमाणु चेंज होगा, परमाणु से परमाणु में परिवर्तन नाभिकीय क्रिया में होता है। ठीक, ये हो गया नाभिकीय क्रिया। समझ में आया? अच्छा, अब परमाणु की बात कर लेते हैं। परमाणु में नाभिक होता है। ठीक, नाभिक के चारों ओर कौन गति कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। कौन गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। E बराबर P। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। किसमें? किसी भी परमाणु में। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो यहाँ क्या होता है? यहाँ परमाणु से परमाणु ही बनता है। अच्छा, परमाणु की बात हो गई। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एक परमाणु है, तब तो पहले है, पहले तत्व। पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी जो है वो सभी, उसमें सब तत्व हैं। ठीक है, उसमें सभी क्या है? तत्व हैं। तो अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, हो चुकी है। अच्छा, उसमें सभी तत्व हैं, तो उसमें क्या है? तब वही परमाणु भी है, वही परमाणु। जैसे हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन एक परमाणु है। ठीक, हाइड्रोजन परमाणु है। तो यहाँ जो होगा नाभिकीय अभिक्रिया में, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ही बनेगा, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन नहीं बनेगा। सुनना,
हाइड्रोजन से हाइड्रोजन नहीं बनेगा, चेंजमेंट होगा। कैसे? जैसे हाइड्रोजन से कोई ऑक्सीजन बन जाएगा, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन बन जाएगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल समझा रहे हैं। यहाँ क्या होगा, ये परमाणु में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कोई दूसरा परमाणु बनेगा। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में परिवर्तन किसमें होता है? नाभिकीय क्रिया में। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ दो अभिकारक लेकर के कोई नया पदार्थ बनता है, वही नहीं बन जाता है। समझ में? नया पदार्थ बनता है। यहाँ क्या हो रहा है, परमाणु से परमाणु में परिवर्तन हो रहा है। अब देखो, इसको जब हम समझाएंगे तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन ने बताया परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी अपक्रिया में भाग लेते हैं, वो किसी अपक्रिया में भाग लेते हैं। स्वयं हाइड्रोजन भाग नहीं लेता, हाइड्रोजन के परमाणु भाग लेते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, सॉरी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये थोड़ी देर में समझ में आएगा, मतलब अगली क्लास में समझ में आएगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाएंगे। ठीक, उसमें समझ में आएगा। थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, नंबर 1 पे आता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, हाइड्रोजन के तुमसे बाहरी कक्षा में 1s1, तो बाहरी कक्षा हो गई 1। ठीक है, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो सिर्फ ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो भाग लेगा क्रिया में, हाइड्रोजन पूरा परमाणु भाग नहीं लेता है, और ये नाभिकीय प्रक्रिया में पूरा एक परमाणु भाग लेता है। अब अंतर आपको मिलेगा, ये समझ में आया? हाइड्रोजन में जो होता है, हाइड्रोजन परमाणु है, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इसमें रासायनिक क्रिया। नाभिकीय क्रिया में स्वयं परमाणु से परमाणु में परिवर्तन होता है। दोनों में अंतर समझ में आया? अच्छा, अब बात आती है कि ये जो रासायनिक क्रिया है ये होती क्यों है। ये बात आ जाती है ना, रासायनिक क्रिया कोई होती है तो होती क्यों है। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं। रासायनिक क्रिया जो होती है, जैसे कि एक बात करते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे हमारे हाथ में चौक है, चौक नहीं, ये क्या है, क्या है, मार्कर। हमारे हाथ में कोई मार्कर है, हमने ऐसे गिरा दिया, ऐसे मार्कर गिरा दिया, मार्कर गिर गया। मार्कर नीचे क्यों गिरा, नीचे क्यों गिरा? हमारे हाथ में जब था तो वो नहीं गिरा, क्योंकि हमारे हाथ में वह स्थायी था, स्थायी था, लेकिन कम स्थायी था। सबसे ज्यादा स्थायी अब है वो, सबसे ज्यादा स्थायी अब है वो, जहां पर वो पहुंचा, कहाँ पहुंचा, जमीन, नीचे पहुंचा, नीचे पहुंचा पृथ्वी पर। अब वो स्थायी महसूस कर रहा है, मतलब अब वो स्थायी है वहां पर। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किसी भी परमाणु के स्थायित्व को दर्शाने के लिए, किसी भी पदार्थ को स्थायी करने के लिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की जाती है। समझ में? चाक हमारे हाथों में थी, या फिर डस्टर हमारे हाथों में था, या फिर मार्कर हमारे हाथों में था, तो वो स्थायी कम था, स्थायी तो था, रुका हुआ था, लेकिन अब स्थायी ज्यादा महसूस कर रहा है। ना वो हिल रहा है ना डुल रहा है, ऐसे हमारे हिल भी सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे हिल रहा है, मूवमेंट हो सकता है, लेकिन अब कोई मूवमेंट वहां पर नहीं हो रहा है, अब वो पूर्ण रूप से स्थायी। ये समझ में? तो किसी भी पदार्थ, ये भी पदार्थ था, किसी पदार्थ को स्थायी करने के लिए, उसका स्थायित्व प्राप्त कराने के लिए कोई भी रासायनिक प्रक्रिया की जाती है। रासायनिक प्रक्रिया समझ में क्यों किया जाता है? चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं, एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल बताया था H और O का, और इधर बना था H2O। ठीक, H और O हमने दो चीज ली थी, एक H2 गैस ली, एक O2 गैस ली, और दोनों को जोड़ दिया और उधर जल बन गया। यहाँ हाइड्रोजन गैस थी, याद रख, सुनना मेरी बात, यहाँ हाइड्रोजन गैस थी, यहाँ ऑक्सीजन गैस थी।
एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब समझ में आ जाएगा रासायनिक अपक्रिया क्यों की जाती है, ये आपको समझ में आ जाएगा। रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा यहाँ समझ में आ जाएगी कि रासायनिक अपक्रिया कहते किसे हैं। अभी बताया था रासायनिक अपक्रिया में परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, समझ में, परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। चलिए बात करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें थी, इनसे जल बना बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बाद में बात करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों अभी कम स्थायी है। कैसे हैं? कम स्थायी, यहाँ पर स्थायी नहीं है। इनको स्थायित्व प्राप्त कराने के लिए कि पूर्ण रूप से एक जगह पर स्थायी हो जाए, इनको दोनों एक जगह पर स्थायी हो जाए, ठीक। अभी अलग अलग है, तो स्थायित्व प्राप्त कराने के लिए क्रिया कराएगी, तो जिससे बना क्या? जल। क्या बना? जल। अच्छा, एक चीज और लिया। अब हमने क्या लिया? हमने लिया जिंक ऑक्साइड, ZnO। हमने क्या लिया? जिंक ऑक्साइड लिया। फिर हमने क्या लिया? हमने लिया सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। याद रखना क्या, अब हम क्रियाओं पर पहुंच रहे हैं तो स्टार्टिंग हो चुकी है। हमने जिंक ऑक्साइड लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, हमने क्रिया कराई इन दोनों को। इन दोनों, ये जो अभिकारक हैं, जो चीजें लेते हैं, जो पदार्थ लेते हैं वो अभिकारक होते हैं। यहाँ पर ये दोनों अभिकारक हैं, ठीक। जिंक ऑक्साइड, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, नाम क्या है? जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। इन दोनों को लिया आपने, फिर क्रिया हुई और बना जिंक सल्फेट, ZnSO4, और प्लस क्या बच गया? H2O। इसका नाम क्या है? जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या है? जल। अब जो क्रिया हमने दो लिखी है, दो अपक्रियाएं लिखी है, क्या ये रासायनिक अपक्रियाएं हैं? क्या ये रासायनिक क्रिया नहीं है? ये पहले बात करते हैं, संतुलन करना बाद में बताएंगे। चलिए बात करें। यहाँ पर हम दो चीजें ली, स्थायी नहीं थी, अब स्थायी हुई, ठीक। यहाँ पर हमने फिर से दो चीजें ली, दो पदार्थ लिए, दो चीजें मतलब दो पदार्थ लिए, दो परमाणु लिए, ठीक। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ अलग अलग एक एक परमाणु है, ये भी एक परमाणु हाइड्रोजन, ये भी परमाणु ऑक्सीजन परमाणु है। यहाँ पर दो परमाणु से मिलकर के एक यौगिक बना है, यहाँ पर भी यौगिक बना है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर भी यौगिक है, ये भी यौगिक है। यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के यौगिक बनते हैं, अनिश्चित अनुपात में मिलकर के। अच्छा, यहाँ तो एक ही एक था, तो ये तो अभी तत्व है या फिर ये परमाणु है। ये क्या है? यहाँ पर दो परमाणु या दो तत्व मिल गए हैं, अब ये यौगिक बन गया, ये भी यौगिक बन गया, ये भी यौगिक, ये भी यौगिक, क्योंकि हर चीज में दो या दो से ज्यादा है, यौगिक हो गया। चलो ठीक, दो दो चीजें ले ली, ये दोनों अभिकारक हैं, अभिकारक हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो बना है ये उत्पाद है, ये उत्पाद है, ये उत्पाद है, ये उत्पाद है। क्रिया के फलस्वरूप जो नई नई चीज बनती है वो उत्पाद होता है। यहाँ पर ये दोनों संतुलित, यहाँ पर ये दोनों कैसे नहीं है? स्थायी नहीं है, ठीक। स्थायी महसूस नहीं कर, मतलब स्थायी नहीं है, ये दोनों स्थायी होना चाहते हैं। यहाँ पर ये दोनों यौगिक स्थायी नहीं है, इन दोनों को स्थायित्व चाहिए, एक जगह पर स्थायी रहना चाहते हैं, जहां पर ये ज्यादा से ज्यादा स्थायी रहे, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टेबल महसूस कर सके, ठीक। अच्छा, तो इन्हें स्थायी करने के लिए हमने क्या किया? क्रिया कराई। यहाँ पर ये क्रिया कराने का चिन्ह होता है, ये क्रिया कराई गई है। अच्छा, तो जब क्रिया कराएगी तो ये जल बना, जल बना। ये जब क्रिया कराएगी तो ये दो चीजें बनी, जिंक सल्फेट और जल। अच्छा, क्रिया जब हुई है तो क्या ये अब संतुलित है? दूसरी बात आ जाती है, क्रिया समझना, ये रासायनिक क्रिया है, ये सुनना है कि रासायनिक क्रिया है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्थायित्व प्राप्त हो चुका है, दोनों चीजों को स्थायित्व प्राप्त हो चुका है। और हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या
कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ नहीं बने, ठीक, ना नाइट्रोजन बना, ना पोटेशियम बना, ना कुछ बना, तब परमाणु से परमाणु चेंज नहीं हुआ। परमाणु यहाँ भी वही है, परमाणु यहाँ भी है, यहाँ H है, यहाँ O है, यहाँ H है, यहाँ O है तो वही। अगर चेंज हो जाते तो नाभिकीय क्रिया थी, चेंज नहीं हुए तो रासायनिक क्रिया। समझ में कैसे रासायनिक क्रिया है? ZnO ZnO, ये से यहाँ भी था, ये से यहाँ, O यहाँ भी, O यहाँ भी, कुछ नया तो नहीं आ गया, नहीं, इसलिए रासायनिक क्रिया है। तो रासायनिक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाओं में किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भाग लिया। हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 परमाणु, 2 इलेक्ट्रॉन, दो H है तो 2 हाइड्रोजन, 2 परमाणु हो गए। 1 ऑक्सीजन, 1 परमाणु, 2 ऑक्सीजन, 2 परमाणु, है। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों परमाणु हैं। इधर देखिए क्या दोनों हैं? नहीं है। हाइड्रोजन का 2, चलो हाइड्रोजन के तो पूरे हैं, हाइड्रोजन के पूरे हैं, ऑक्सीजन का यहाँ पर एक ही परमाणु है, तो अभी ये क्रिया संतुलित तो नहीं है। हम संतुलित कराना सिखा रहे हैं, संतुलित कैसे करते हैं। देखो यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, से याद रखना, हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, ऑक्सीजन के 2 हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। यहाँ ऑक्सीजन का कितना है? अभी 1 है। ऑक्सीजन का कितना है? 1। गलत हुआ ना? अभिक्रिया ये संतुलित नहीं है। कैसी नहीं है? संतुलित नहीं है। लिख दें ऊपर, हम हेडिंग डाल दे रहे हैं ना, क्या? समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को मैं बताया था कि अभिक्रिया और समीकरण में कुछ अंतर नहीं होता है, ठीक है। रासायनिक अपक्रियाओं में अगर ये गुण है तो रासायनिक अपक्रिया है, नहीं है तो नहीं है। रासायनिक अपक्रिया ही संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं, ठीक। तो रासायनिक अपक्रिया को या रासायनिक समीकरण को, ठीक है। समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना बताते हैं। क्या बताते हैं? समीकरणों को संतुलित करना बताते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 2 परमाणु। यहाँ हाइड्रोजन का 2 परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 1। चलो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गड़बड़ है तो हमें पूरा करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के 2 परमाणु करने के लिए यहाँ पर हम 2 नहीं जोड़ सकते, ठीक। अच्छा, यहाँ कर सकते हो। अब सर हाइड्रोजन के तो ज्यादा हो गए, ऑक्सीजन तो पूरा हो गया, 2 O, ऑक्सीजन के तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो हमें हाइड्रोजन के 4 करने पड़ेंगे। तो हाइड्रोजन के 4 करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जल का सूत्र क्या होता है? H2O। रासायनिक सूत्र जल का क्या है? H2O। तो H2O2 नहीं कर सकते, 2 आगे लगा दिया, परमाणु बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ बढ़े हैं तो यहाँ बराबर करने पड़ेंगे। अब ये रासायनिक समीकरण संतुलित है पूरा। कैसा है? संतुलित। ये बात समझ में आई? रासायनिक अभिकरण समीकरण संतुलित करना समझ में आया? कैसे करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं परमाणुओं की संख्या। हाइड्रोजन के परमाणु कितने थे? 2। ऑक्सीजन कितने थे? 2। यहाँ पर जो बना है वो कैसा है? नहीं था संतुलित। हाइड्रोजन के 2 थे, चलो हाइड्रोजन तो था, ऑक्सीजन का 2 था, ऑक्सीजन का यहाँ 1 था। हमें ऑक्सीजन का पूरा करने के लिए 2 करने पड़ेंगे, तो 2 हम यहाँ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पर जल का सूत्र लिखा हुआ है, जल का सूत्र है, जो हमारा बना है वो जल बना है, जल का सूत्र यही रहेगा, चेंज नहीं कर सकते वहां पर परमाणु। चेंज कहाँ कर सकते? सिर्फ एक जगह होती है, आगे लगाना। तो हमने चेंज कर दिया, आगे लगाया, तो हाइड्रोजन के कैसे हो गए? ज्यादा हो गए। हाइड्रोजन के बराबर करने के लिए 2 का आगे लगा दिए, 2 2 4 कर दिए। यहाँ 4 नहीं कर सकते, नहीं तो हाइड्रोजन गैस का सूत्र बदल जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। चलिए
जिधर समीकरण को संतुलित करना। अब बात कर लेते हैं इस वाले समीकरण की, किसकी, नीचे जो समीकरण लिखा है, क्या लिखा है, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2O जिंक सल्फेट प्लस चल। बात कर लेते हैं, ये जो लिखा है यहाँ पर Zn कितने हैं, चलो लिख लेते हैं, ऊपर टेबल बनाते हैं, ये हटा लें। हम यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना रहे हैं, ठीक। इधर बात करते हैं, इधर Zn कितने हैं, Zn इधर Zn 1, O कितना है, O कितना है 1, और 4 और 1 5, O है 5। H कितने हैं, H हैं 2, S कितने हैं, S है 1। हमने अभिकारक की बात की, अभी सिर्फ अभिकारकों की बात की, अभी उत्पाद पर नहीं गए हैं, ये हम बात कर रहे हैं अभिकारक, किसकी, अभिकारक, ये हम अभिकारक की बात कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे उत्पाद की, किसकी बात करेंगे, उत्पाद की। उत्पाद में Zn यहाँ पर कितने हैं, Zn यहाँ पर भी 1, यस यहाँ पर 1, O कितने हैं 4, O है 4 और 1 5, 4 और 1 5, O हो गए 5। अच्छा Zn हो गया, यस बचा H कितने हैं 2, गड़बड़ हुआ, नहीं हुआ, यस यहाँ भी 2, H यहाँ भी 2। अब देखो कुछ मिस हो रहा है क्या, नहीं, कुछ तो मिस नहीं हो रहा, यहाँ जितने थे वो उतने उत्पाद में जितने हैं वो उत्पाद में है, इधर जितने हैं अभिकारक में वो अभिकारक, मतलब संख्या परमाणुओं की संख्या सभी की बराबर है, चाहे सल्फर हो चाहे कुछ भी हो, संख्या सभी की बराबर है। तो ऐसे हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं, अगर जिधर बराबर नहीं है तो उधर जोड़ते या घटाते या गुणा करते हैं, ठीक है, ये काम घटाते तो नहीं है, जोड़ते या गुणा करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं। अच्छा अब थोड़े चिन्ह की बात कर लेते हैं, ये जो अभिकारक होते हैं, अभिकारकों के बीच में और उत्पादकों के बीच में, दो अभिकारक और दो उत्पादों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक। अच्छा ये क्रिया कराने का चिन्ह होता है, क्या, एरो का निशान जो बना हुआ है, ये तीर का निशान, ये क्रिया को अभिक्रिया को कराने का चिन्ह होता है, रासायनिक क्रिया को कराने का चिन्ह होता है। ये हो गई बात हमारे आज की, आज जो हमने सीखा है, आज हमने क्या क्या सीखा, रिविजन करते हैं, हमारे साथ करोगे, चलो। आज हमने क्या क्या सीखा, आज हम लोगों ने अभिक्रियाओं के बारे में सीखा। स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी, हमने पदार्थ से स्टार्ट किया, ठीक। पदार्थों में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये हमने सीखा आज, परिवर्तन के बारे में जाना। अच्छा परिवर्तन के बारे में जानने के बाद हम कहाँ पर आ गए थे, अभिक्रियाओं पर आ गए थे, ठीक, अभिक्रियाओं की बात हमने जान ली। अच्छा फिर इसके बाद में कुछ हमने एग्जाम्पल और एक्सपेरिमेंट भी आपको करके दिखाए। अच्छा फिर इसके बाद में अभी जो हमने सीखा है, अभी हमने क्या सीखा, अभिक्रियाओं और समीकरण को समझा, ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया को समझा, और लास्ट में हमने समीकरण को संतुलित करना समझा। तो ये बात हो गई अभिक्रियाओं के बारे में। अब जो अगली क्लास आपकी आने वाली है, अगली क्लास में क्या है मालूम है, अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, सब कुछ पढ़ेंगे अगली क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर यहाँ पर इस क्लास में कोई डाउट है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन कहीं पर भी समझ नहीं आया है, कोई हेडिंग समझ नहीं आई, तो आप मुझे सीधा कमेंट करके बताइए, ठीक है। आप बैकग्राउंड पर गौर मत कीजिएगा, अभी टाइम रात के लगभग में 2 बज रहे हैं, तो सुनसान होता है, तो आवाज़ तो आती है, ठीक है, बैकग्राउंड में आवाज़ तो आती है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ने से मतलब है। तो हमारी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी हम ये जो दिक्कतें हैं आसपास, बैकग्राउंड वाली जो दिक्कत है, इसको दूर कर पाएँ, बहुत जल्दी कोशिश रहेगी। लेकिन आपको डेडिकेशन रखना है अपना, कहाँ पर, पढ़ाई पर सिर्फ, ठीक है।
सिर्फ पढ़ते रहिए, हमारे आप शब्दों को देखिए, हमारे आप शब्दों को सुनिए, बस। तो क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।